ये जो शिशु होते हैं वो आगे बढ़ के हमारे देश की पीढ़ी एक उज्जवल भविष्य बना सकती है। तो अभी के जो युवा लोग हैं, जो छात्र लोग हैं, इनका कुछ इसमें योगदान या भूमिका हम कह सकते हैं कि ये इनके ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी है। हाँ, देखो युवा ये हमारे देश का बैकबोन है। बिल्कुल। और हम कहते हैं हमारा देश यंग है जी। क्योंकि 35% पॉपुलेशन यंग है। यस। बहुत बड़ा जो सेक्टर है वो यंग है। तो इनका जो देश में समस्याएं हैं यह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। युवा हैं इसमें भाग ले सकते हैं, जो अवेयरनेस है उसको फैला सकते हैं और अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें वो वॉलंटियर कर सकते हैं। और इसमें हम बचाने में, जो जान बचाने में माता और बच्चे की बहुत सहायक हो सकता है। अच्छा। तो युवा और छात्र ये तो है, पर हम एक समाज का हिस्सा होते हैं और हमारे सराउंडिंग जो फैमिली होती है, समाज, फैमिली और माता-पिता, इनकी इन सब चीज़ों में क्या भूमिका आवश्यक है? मतलब ख़ास करके समाज की, क्योंकि वो माँ और पिता ये दोनों सब पूरे इसमें अकेले पड़ जाते हैं ऐसी चीज़ों में। तो समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए इस बारे में? बहुत अच्छा प्रश्न है हम पे। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर एक आदर्श नागरिक डेवलप करना है तो एक गांव को आदर्श करना पड़ेगा। क्यों कहते थे? क्योंकि जो बच्चा होता है जी। वह सिर्फ एक माता या पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, बिल्कुल। वह एक समाज की, एक गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जी। क्योंकि हम जो भी सीखते हैं, जो भी संस्कार आत्मसात करते हैं, वह सिर्फ अपने माता पिता से नहीं करते हैं। जी। हम जो घर में रहने वाले अन्य लोग हैं उनसे भी सीखते हैं। जी। हम जो समाज हैं वो समाज में जब भी जाते हैं, समाज में जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अच्छे या बुरे, उनसे हम बहुत सारे गुणों को आत्मसात करते हैं। और जो गांव है, पहले ज़माने में देखा जाए तो एक मैट्रिक्स सिस्टम था जो संस्कार करने के लिए सहायक था। अगर किसी का बच्चा है और कोई अगर गलत चीज़ कर रहा है तो गांव में एक, हमारा ऐसा भारतीय गांव में ऐसा एक एनवायरनमेंट था कि कोई भी जाकर वो बच्चे को टोक सकता था, बोल सकता था कि ये गलत कर रहा है, मैं तेरे माता पिता को जैसे बताऊंगा। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और हम गांव से एक शहर में आ रहे हैं और जो हमारा जॉइंट फैमिली है वहाँ से न्यूक्लियर फैमिली, और न्यूक्लियर फैमिली से अभी हम सिंगुलर फैमिली, मतलब सिंगल रहना चाहते हैं। आजकल यह जो मेंटेलिटी है उसके कारण हम अकेले पड़ जाते हैं। जी। यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो माता हैं, जो बच्चे हैं, उनको सम्मान देना, सम्मान दिलाना और उनके ऊपर संस्कार करना, यह पूरे परिवार का, समाज का और वो गांव का कर्तव्य होता है। तो हम जो भी बर्ताव कर रहे हैं, जैसे भी हम बिहेव कर रहे हैं, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई ना कोई हमें देख रहा है और कोई हमें फॉलो कर रहा है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो गलत को भी फॉलो किया जा सकता है। तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि हम सही करें, और जहाँ पर भी कहीं हमें किसी की मदद करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तुरंत वह हमें करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम जैसे कह रहे हैं कि हम अभी समय के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी तो ज़िम्मेदारी है सोसाइटी बोल के, लेकिन आपको एक डॉक्टर होने के नाते सरकार की तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस है जो उन्होंने फ़ोकस करना भी ज़रूरी आपको लगता है? मैं कहूँगा कि सरकार उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा कोशिश कर रही है। अच्छा। बहुत सारे जो पीएससीज हैं, रूरल हॉस्पिटल्स हैं, उसके द्वारा, और सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हैं, जननी सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा अभियान है, इसके द्वारा सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है। साथ में हम सबको भी सरकार का साथ देना आवश्यक है। मैं चाहूँगा कि जो यह ऑलरेडी जो कार्य चल रहा है उसको और ज़्यादा अधिक रूप से ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है, सिस्टमेटिकली उसको डिलीवर करने की आवश्यकता है, और जितना हम प्रिवेंटिव केयर को बढ़ा सके जी। उसको बढ़ाने की अभी भी आवश्यकता है, ताकि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसको अचीव कर सकें। अच्छा। और
जहाँ पे मेडिकल केयर अभी भी पहुँच नहीं रही है, उस हिसाब से आपको कुछ कहना है मेडिकल सेक्टर में? डेफिनेटली मेडिकल केयर पहुंच नहीं रही है, ऐसे अभी बहुत कम एरिया है। मैं कहूँगा कि जो क्वालिटी मेडिकल केयर है वो डेफिनेटली एक क्वेश्चन है। आज हमारे देश में मैंने जैसे कहा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है, जी, लेकिन साथ में क्वालिटी सर्विस देना भी आवश्यक है, क्योंकि एक बिल्डिंग से हॉस्पिटल नहीं बनता है। वह बिल्डिंग में उपयुक्त मात्रा में डॉक्टर होने चाहिए, उपयुक्त मात्रा में नर्सेस होने चाहिए, जी, तभी जाकर वह सही अच्छे से अच्छा एक जो डिलीवरी है सर्विस का वह किया जा सकता है। अन्यथा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से वो नहीं होगा। हम देखते हैं कि आज भी गवर्नमेंट में जो है वैकेंसीज, जी, सो मेनी नर्सेस आर वैकेंट। आज हमारे देश में उपयुक्त मात्रा में नर्सेस नहीं है, जी, एक बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ हॉस्पिटल खोलने से, बेड बढ़ाने से ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा। बिल्कुल, साथ में जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए। जो नर्स असिस्टेंट्स हैं, जो नर्स एड्स हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। और जितना ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को एंगेज कर सके, जैसे हमने कोविड में देखा, जी, कोविड एक ऐसी समस्या थी जब भी कौन नर्स है कौन डॉक्टर है कोई नहीं देख रहा समझ था, लेना, क्योंकि हमें उस समय में मैन पावर की आवश्यकता थी। बिल्कुल, तो आज भी देश में मैं कहूँगा कि वैसे देखा जाए तो नर्सेस के लिए एक इमरजेंसी है। जी, और गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो उनका प्रोग्राम चलता है, जीडीए और जीएनएम असिस्टेंट भी नर्सेस कोर्सेज चलते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में भी हमें ये चलाते हैं। अच्छा, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जितना प्रोत्साहन दे सके उसको देना चाहिए, और ये नर्सेस को आगे चल के सम्मान मिले, अच्छा जॉब मिले और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर उसको डेफिनेटली डेवलप करना चाहिए, अच्छा, ताकि यह प्रोग्राम बहुत वाइडली फास्ट स्प्रेड हो सके और हमारा जो गैप है वो हम फील कर सकें। अच्छा। और सर, और एक मुझे ये सवाल आपसे ये करना था कि हम देखते हैं जो मॉडर्न माताएं हैं, मॉडर्न मदर्स हैं, वो गूगल पे जानकारी ज़्यादा ढूंढती है, तो उसमें भी कुछ मिथ्स या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उस पे। और उसके साथ और एक बात ये आती है कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल वेज में अभी भी कुछ प्रैक्टिसेस है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? ऐसे कुछ मिथ्स या ये है जो आपको क्लियर करने की ज़रूरत लगती है अभी? डेफिनेटली आपने कहा ये बहुत सही है कि एक तो हम जो ट्रेडिशनल पुराने तरीके हैं जी, उसको फॉलो करते हैं, या तो हम डायरेक्टली गूगल को पूछते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली ये दोनों के बीच में होता है डॉक्टर, अच्छा, क्वालिफाइड पर्सनल, बिल्कुल। या उपयुक्त जो साइट्स हैं हाँ, वह। हमें दोनों भी एंड में नहीं जाना चाहिए, हमें बैलेंस रहना चाहिए। जो एविडेंस बेस्ड ज्ञान है जी, उसको ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारी दुनिया का इंफॉर्मेशन किसने भी अपलोड किया हो, वो सही हो या गलत हो, उसमें कोई प्रूफ हो या नहीं हो, वह भी वो हमें दिखाता है। तो शायद हम उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल। गूगल को हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो क्या आंसर दे रहा है, शायद ये हम नहीं समझने से भी बहुत सारे समस्याएं आ सकती हैं। मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, या हम वह अगर अपने उपयोग में लाएं तो फंस सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन में जा सकते हैं। तो उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, अच्छा, कुछ भी पता चले तो उसको वेरीफाई करना चाहिए। ओके। दूसरा है अंधश्रद्धा, कोई भी जो चीज़ है, जो पुरानी कहावत है उसके हिसाब से फॉलो करना। जैसे बच्चे की जो ये रहती है अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है, उसके ऊपर गांव में अभी भी कुछ लोग है ना गाय का गोबर लगाते हैं। अच्छा, तो ऐसी जो कुछ प्रथाएं हैं उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, टिटेनस जैसा भयानक बीमारी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी जो गलत इन्फॉर्मेशन है अच्छा, उसको हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जी, इसलिए मैंने कहा कि बीच में है डॉक्टर जो आपके लिए हैं, और जाकर उनको पूछना चाहिए, उनसे समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। तो यह सही तरीका है। डॉक्टर, हम अभी ये बात करते हुए आपने एक चीज़ बताई कि आपके हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदा का भी आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो, एग्जीक्यूशन करते हो, तो एलोपैथी और आयुर्वेदा दोनों हैंड इन हैंड आप कैसे? एक्चुअली देखा जाए तो हम कहते हैं ना कि यह जो समय है इंटीग्रेशन का है। जी,
इसने अभी इंटीग्रेशन करने की बहुत आवश्यकता होती है। जी एक समय था कि जब भी आयुर्वेदा एलोपैथी को बुरा भला बुरा कहता था और एलोपैथ आयुर्वेदा को भला बुरा कहता है, लेकिन हमें यह समझना आवश्यक है कि कुछ चीज़ें हैं जो आयुर्वेदा में अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो एलोपैथी में अच्छी हैं। जी खास करके यह जो जब भी प्रसव के बारे में आता है, प्रेगनेंसी के बारे में आता है, जी तो बहुत सारे जो थेरापीज़ हैं जो आयुर्वेदा में हैं, जो अपने पुराने इंडियन जो तरीके हैं, इंडियन इथोस हैं, जी वह भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं जी और हमारे पास में एक चोर चोरी नाम का एक तुला, वो क्यों होता है? हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन उसके रीजंस हमको पता नहीं है। बिल्कुल इसलिए एक तो हम मॉडर्न होकर उसको छोड़ देते हैं, जी या हम इतना ट्रेडिशनल हो जाते हैं कि हम जो सही तरीका है उसको भी भूल जाते हैं। बिल्कुल ये इसलिए किया जाता है कि प्रेगनेंसी रहने के बाद भी 3 महीने तक प्रेगनेंसी डिक्लेयर नहीं। नहीं करते। क्यों? क्योंकि भारत देश में आज भी पहले 3 महीने में 40% प्रेगनेंसी अबॉर्ट होती है। अच्छा इसलिए वह प्रेगनेंसी को डिक्लेयर नहीं किया जाता 3 महीने तक। अच्छा इसलिए बोलते हैं उसको चोर सोड़ी, 3 महीने तक उसको सीक्रेट रखा जाता है। अच्छा तो आयुर्वेदिक थेरापीज करने से ना, जी यह प्रेगनेंसी जो है, एक है प्रेगनेंसी रहना, जी दूसरी बात है प्रेगनेंसी 9 महीने के लिए बने रहना, जी यानी कि बीच में अबॉर्शन नहीं होना, बच्चे का ग्रोथ अच्छा होना। जी इसके लिए जैसे हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, तो एलोपैथी में जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें आयरन प्रिवेंशन देते हैं, फोलिक एसिड प्रिवेंशन देते हैं, या टीकाकरण करते हैं, टीटी का वैक्सीन देते हैं, या हम सोनोग्राफी के रूप से उसको मॉनिटरिंग करते हैं। अच्छा आज भी आयुर्वेदा में ऐसे कुछ थेरापीज़ हैं जहाँ पर जो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है अच्छा उसको अच्छा बनाए रखने के लिए, और बच्चे का जो विकास हो रहा है हर महीने में, हर महीने के विकास के लिए हम कुछ सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, अच्छा जिससे कि वह बच्चे का पहले महीने में जो ग्रोथ हो रहा है, दूसरे महीने में जो ग्रोथ हो रहा है, उसको हम पुष्टिकरण करते रहें। अच्छा और जो माँ को 9 महीने में होने वाला जो स्ट्रेस है जी उसको कम करने के लिए हर महीना शिरोधारा करते हैं। अच्छा शिरोधारा करते साथ में ही माता पिता दोनों भी वह कक्ष में, आयुर्वेदा के कक्ष में उपस्थित रहते हैं और गर्भ संवाद किया जाता है। अच्छा यह इसलिए आवश्यक है कि माता और पिता दोनों कॉन्शियस रहें प्रेगनेंसी के बारे में, अच्छा वो निगलेक्ट नहीं करें। हम उनको कॉन्शियस बनाना चाहते हैं कि अभी बच्चा ही आपका प्रोजेक्ट है, बिल्कुल तो अभी पूरी तरह से उसके ऊपर आप फोकस रहिए। जी और एक अच्छा विचार करने से, जैसे हम गर्भ संस्कार कहते हैं, हमारे देश में हम उसको मानते हैं कि जैसे अभिमन्यु को गर्भ में चक्रव्यूह के बारे में बताया गया, हाँ तो वह गर्भ संस्कार बहुत आवश्यक होते हैं। तो गर्भ संवाद कराते हैं, तो शिरोधारा के साथ में जब भी गर्भ संवाद योग उस निद्रा में जाके होता है, तो माता का जो स्ट्रेस है वो 90% कम हो जाता है। अच्छा यह देखा गया है कि अगर कोई माता है, उसका जो 8वें 9वें महीने में जब भी डॉक्टर्स करते हैं और यूट्राइन आर्टरी फ्लो जो रिवर्स होने लगता है, तो उस समय में उसका आयुर्वेदिक थेरापीज और शिरोधारा करने से वो ठीक होता है। अच्छा और जो हमको अर्ली डिलीवरी करनी पड़ती है उसको भी हम रोक सकते हैं। अच्छा तो यह इंटीग्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर एलोपैथी में उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, उसको हम आयुर्वेदा के द्वारा दे सकते हैं। और प्रेगनेंसी में माता को और जो पिता हैं, दोनों को एक अलग अनुभव हम प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल तो जैसे नॉर्मल डिलीवरी होनी है, जी तो नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए भी आयुर्वेदा में बहुत सारे प्रक्रिया हैं, अच्छा जो अलग अलग जो व्यायाम है, पहले ट्राइमेस्टर में क्या करना चाहिए, दूसरे ट्राइमेस्टर में क्या करना चाहिए, आखिरी ट्राइमेस्टर में क्या करना चाहिए, आखिरी में उसको कुछ पेरिनियल एक्सरसाइजेस वगैरह देते हैं, बस्ती वगैरह जैसे कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, उससे नॉर्मल होने की संभावना 50% ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा तो यह थेरेपीज को जरूर यूज़ करना चाहिए, ताकि यह जो प्रेगनेंसी है वो नेचुरल बनी रहे, जी या वो सिर्फ कृत्रिम रूप से सिजेरियन सेक्शन ना हो, हर एक माता का डिलीवरी सर्जरी से ना हो। अच्छा इसलिए आयुर्वेदा का इंटीग्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर आपके लिए एक छोटा सा रैपिड फायर जैसा राउंड है जो क्विकली आप आंसर करेंगे हमारे छोटे छोटे डाउट्स। तो क्या हम शुरू करें? यस। यस
डॉक्टर मधेवार सर के लिए पहला क्वेश्चन ये है कि सर भारत में अभी प्रेजेंट में जो माता मृत्यु दर है वो क्या है? 97 97 पर प्रति लाख डिलीवरीज। अच्छा। और जो अभी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है तो इसकी योजना का नाम क्या है? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए गवर्नमेंट की जननी सुरक्षा योजना है। अच्छा। और आपने पहले उस सवाल का आंसर तो दिया है, पर कम से कम कितनी बार एक गर्भवती महिला ने डॉक्टर के पास जाना चाहिए जांच के लिए? मिनिमम मैंने कहा WHO के अनुसार 4 बार जाना चाहिए। जी। अमेरिकन फॉक्सी के अनुसार 14 बार जाना चाहिए। अच्छा। और PMSMA इसका फुल फॉर्म क्या है, आप बता? प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा योजना। अच्छा। WHO के हवाले से 2 प्रसव के बीच कितना अंतर होना कम चाहिए? से कम 2 साल। अच्छा। और जन्म के बाद जो माता स्तनपान करती है तो वो कितना जल्दी शुरू करना चाहिए? पहले 1 घंटे में। अच्छा। और WHO के अनुसार स्तनपान केवल कितने महीनों तक करना चाहिए? कम से कम 6 महीने तक। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा? 6 महीने के बाद में हम वीनिंग शुरू कर सकते हैं। अच्छा। ऊपर का खाना दे सकते हैं, साथ में स्तनपान कर सकते हैं। अच्छा। स्तनपान 18 महीने तक किया जा सकता है अगर वह सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। अच्छा। और बच्चों में जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है तो उसके बचाव के लिए हम कौन सा विटामिन देते हैं? विटामिन ए। अच्छा। और जन्म के समय टीबी के बचाव के लिए हम कौन सा टीका लगवाना ज़रूरी होता है? BCG। ओके। भारत का जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है उसका नाम क्या है, आप बता सकते? UPI। ओके। फुल फॉर्म वो? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UIP। ओके। और जो भारत में भी नवजात मृत्यु होते हैं तो उनका कारण क्या है प्रमुख? उसका प्रमुख कारण है जल्दी डिलीवरी होना, अच्छा। बच्चा कम वजन का होना, अच्छा। इन्फेक्शन या संस्करण होना, अच्छा। और बच्चा जन्म के समय में नहीं रोना, यह प्रमुख कारण है। अच्छा। और जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद कम से कम कितनी बार उसने जाना चाहिए डॉक्टर के पास जांच के लिए? वैसे हर महीने को पहले 6 महीने में जाना चाहिए, लेकिन मिनिमम 3 बार। अच्छा। और जो महिलाओं का आपने भी मेंशन किया उस चीज़ को कि महिलाओं में एनीमिया होता है और कम ब्लड रहता है, उसके लिए कौन सी योजना भारत सरकार की है? भारत सरकार की एनीमिया प्रिवेंशन योजना है। इसमें हम आयरन सप्लीमेंटेशन करते हैं। अच्छा। और ये जो नवजात शिशु रहते हैं उनमें अंडरवेट मतलब कितना वेट होता है? भारत के लिए 2.5 kg के नीचे जो है उसको हम लो बर्थ वेट कहते हैं। अच्छा। और भारत का कौन सा महीना न्यूट्रिशन मंथ के रूप में हम मनाते हैं? दिसंबर। अच्छा। अच्छा, बिल्कुल आपने ये जो जानकारी दी है मुझे आशा है कि जो मदर्स जो पेरेंट्स अभी फैमिली प्लान कर रहे हैं और उन्होंने ज़रूर करना चाहिए सही समय पर, और जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो ऑलरेडी मदर्स बन चुकी है ये सब जानकारी उनके लिए ज़रूरी बिल्कुल फ़ायदेमंद रहेंगी ऐसे आशा करते हैं। और हम फिर से मिलेंगे फिर एक नए शो के साथ, फिर एक नए टॉपिक के साथ। डॉक्टर मधेवार सर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे शो में आए, उन्होंने इतनी सारी जानकारी दी, हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, तो उनके बहुत बहुत आभार। नमस्कार सर, धन्यवाद।